हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कल हमने देखा था नेचर एंड अप्रोच ऑफ डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी एंड आई होप आप सब ने अच्छे से उसे रिवाइज किया होगा। आज हम देखेंगे एमर्जेंस ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 1875 में फर्स्ट कोर्स ऑफ सोशियोलॉजी इन यूएसए। ठीक है, फर्स्ट कोर्स ऑफ सोशियोलॉजी का कहाँ हुआ? यूएसए में हुआ। किसके द्वारा? समनर। हु वॉज समनर? समनर वॉज अ सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, एंड 1892 में फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन यूएसए बाय अल्बियन स्मॉल। ही दीज ऑल आर सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, आप इसको याद रखना। इन 1895 अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी स्टार्टेड बाय अल्बियन स्मॉल। ठीक है, सेम। एंड 1895 में ही फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप। जैसे ये तो यूएसए में हुआ था अल्बियन स्मॉल के द्वारा, बट यूरोप में किसने स्टार्ट किया? डरखाइम, इमाइल डरखाइम। ओके, ही वॉज अ फेमस सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, and discipline of sociology was established in 19th century beginning with efforts of Auguste Comte। और आप सबको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि अगस्ट कॉम्टे was the first person who coined the term sociology in which year? 1838। ठीक है, 1838 में इन्होंने सोशोलॉजी टर्म, जो सोशोलॉजी टर्म है उसको कॉइन किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई वॉज सोशोलॉजी एस्टेब्लिश एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन ओनली इन द 19th सेंचुरी। मीन्स जो सोशोलॉजी है वो एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन 19th सेंचुरी में ही क्यों अराइज हुआ? उसके पहले क्यों नहीं अराइज हुआ? वो 15th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, इन सब में क्यों नहीं अराइज हुआ? है ना, ये क्वेश्चन तो माइंड में आता ही होगा कि सोशोलॉजी 19th सेंचुरी में ही क्यों अराइज हुआ, क्यों इसके लिए एक एकेडमिक डिसिप्लिन एस्टेब्लिश किया गया सोशोलॉजी के, मतलब कि सोशोलॉजी को एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन क्यों एस्टेब्लिश किया गया? तो इसका आंसर है वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड मोन्यूमेंटल चेंजेस। वर्ल्ड रेवोल्यूशन में आप देख सकते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये रीजंस थे कि जिसकी वजह से सोशोलॉजी एस्टेब्लिश्ड एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, इसके बारे में अभी हम और आगे पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप ये भी थोड़ा सा देख सकते हो कि बहुत सारे फेजेस थे। ठीक है, ये जो सोशोलॉजी एस्टेब्लिश हुई इसके पीछे बहुत सारे फेजेस थे। उसमें से पहला था जैसे पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ डार्क एज। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डार्क एज। डार्क एज का जो पीरियड था वो 1 to 12th सेंचुरी तक था। ठीक है, उसके बाद आता है रेनेसा। रेनेसा का था 14 to 17th सेंचुरी। इसको आप बोल सकते हो साइंटिफिक एंड कल्चरल मॉडर्निटी। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलिटिकल मॉडर्निटी मीन्स फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक मॉडर्निटी मीन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको इन सारे टॉपिक्स के आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर आपको कंबाइंड भी मिल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ डार्क एज 1 to 12th सेंचुरी मीन्स व्हाट इज़ डार्क एज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डार्क एज के बारे में। ड्यूरिंग प्री क्रिश्चियन एरा ग्रेट सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड 3, 4, 5 मतलब 3rd, 4th एंड 5th सेंचुरी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मोस्ट एंशियंट रोमन्स ग्रीक सिविलाइजेशन वॉज देयर। ठीक है, ग्रेट फिलोसफर अपीयर्ड लाइक प्लाटो, एरिस्टोटल। दे वर एक्सेलेंट इन अदर फील्ड्स ऑफ नॉलेज। ओके, पीपल एंगेज्ड इन प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक सोसाइटी टास्क। सिटी स्टेट्स हैज अर्बन सेंटर। पीपल लिव्ड देयर इन पीस, इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली देयर लीडर। मतलब कि डार्क एज में भी उसे डार्क एज तो कहा जा रहा है, बट आप देख रहे हो कितनी सारी उसमें मतलब कि कितने सारे उसमें फीचर्स हैं। जो हमारा प्री क्रिश्चियन एरा है, तो जो यूरोप का जो प्री क्रिश्चियन एरा था वहाँ पे सिटीजनशिप भी थी, पीस भी था, डेमोक्रेसी भी थी, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम भी था, अर्बन सेंटर्स भी थे, आर्किटेक्चरल एंड ऑल नॉलेज प्रिवेल थी। ठीक है, तो ये जो सारे एलिमेंट्स थे, है ना, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो कि इन यूरोप प्री क्रिश्चियन एरा दीज आर द एलिमेंट्स वॉज प्रेजेंट। लाइक फर्स्ट इज सिटीजनशिप, second is peace, third is democracy, fourth is intellectual freedom, fifth is urban centers, and the sixth is architectural and all knowledge prevailed। ठीक है, तो आप इसके बाद एक लाइन लिख सकते हो कि एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्निटी। ये सब किसके एलिमेंट्स हैं? ये सब जैसे जो एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया अर्बन सेंटर्स हो गया। ठीक है, डेमोक्रेटिकली जो वो अपने लीडर को जो इलेक्ट करते थे। ठीक है, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, ये एक तरह से आप देखोगे तो ये मॉडर्निटी के एलिमेंट्स हैं, है ना, जो कि हमारे पास्ट में प्रेजेंट थे। तो आप एक लाइन नोट कर सकते हो कि एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्निटी वॉज प्रेजेंट इन पास्ट। ठीक है, तो ये जो एज थी ना इसको बोला जाता था गोल्डन एज ऑफ यूरोप, है ना, इसको बोलते थे क्या? गोल्डन एज ऑफ यूरोप। बट इसके बाद हुआ क्या? मैं आपको मतलब जो स्टोरी है, स्टोरी नहीं कह सकते आप, मतलब कि जो हुआ, जो एक्चुअली में जो हुआ मैं आपको वो सुनाती हूँ। उसको मैंने अभी राइट डाउन नहीं किया है बट आई रिमेंबर। तो जो 2nd और 3rd सेंचुरी बीसी, जब 2nd और 3rd सेंचुरी बीसी का जो टाइम पीरियड था, उस समय क्या हुआ कि ये जो सिटी स्टेट्स थे ना, इन्होंने क्रम्बलिंग स्टार्ट कर दी। मतलब कि व्हेन वन सिटी बिकेम
prosperous, other neighbors that were intolerant started attacking these city states. ठीक है, तो एक सिटी अगर प्रॉस्पेरस हो रहा है तो जो उसके नेबर्स थे वो उसमें अटैक करते थे। जो पॉलिटिकल एग्रेशन था, जो आउटसाइडर्स का था, उन्होंने उस एग्रेशन ने जो ये सिटी स्टेट्स थे उनको उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। ठीक, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये जो भावना रहती है कि भाई अपनी सिटी सबसे अच्छी रहे, हमारी नेबर की हमसे अच्छी कैसी हो गई है ना, ये उनके माइंड में जो थिंकिंग थी, जिसकी वजह से उन्होंने जब एक सिटी जब उनकी प्रॉस्पेरस हुई तो उनके जो नेबर्स थे उन्होंने क्या किया, अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया तो जो पॉलिटिकल एग्रेशन हुआ, तो इस पॉलिटिकल एग्रेशन जो आउटसाइडर्स का था, इसकी वजह से सिटी स्टेट्स क्या होने लगे, डिक्लाइन होने लगे। ठीक है, और दोज हु कॉन्कर्ड, जिन्होंने इनको कॉन्कर्ड किया, ठीक है, उन्होंने खुद को एज अ किंग एस्टेब्लिश किया और उन्होंने डिक्टेटरशिप स्टार्ट की। उन्होंने अपनी पावर को जो था, उन्होंने अपनी पावर के थ्रू उन्होंने टैक्स कलेक्शन स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कॉन्कर्ड किया था ना, दोज हु कॉन्कर्ड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद को एस्टेब्लिश किया एज अ किंग। ठीक है, उन्होंने एस्टेब्लिश किया एज अ किंग एंड इन्होंने स्टार्टेड डिक्टेटिंग देयर पावर, है ना, डिक्टेटिंग देयर पावर एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस। उन्होंने टैक्स कलेक्शन स्टार्ट कर दिया। और ये जो किंग्स थे ना, आप कह सकते हो जो किंग्स थे, ये जो मतलब कि जो यहाँ पे राज कर रहे थे, जो अपनी पावर को डिक्टेट कर रहे थे, ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक थे, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज ये रूथलेस थे, दे वर वेरी रूथलेस, है ना, दे वर ऑटोक्रेटिक रूलर appeared and they exploited कॉमन मैन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉमन मैन को क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने टैक्स कलेक्शन स्टार्ट किया और फिर उन्होंने कॉमन मैन को उन्होंने टैक्स कलेक्शन स्टार्ट किया और उन्होंने कॉमन मैन को एक्सप्लॉइट किया। हाँ, ये थी अभी तक की गोल्डन एज। ठीक है, पहले गोल्डन एज चली तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने जो आपको एलिमेंट्स बताए वो सब एलिमेंट्स यूरोप में प्रेजेंट्स थे। बट जो मतलब कि प्रॉस्पेरिटी देखी उन्होंने, उनसे देखा नहीं गया तो उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। अटैक करने बाद उन्होंने कॉन्कर्ड किया, कॉन्कर्ड करने उन्होंने एज अ किंग खुद को एस्टेब्लिश किया। देन उन्होंने टैक्स कलेक्टिंग स्टार्ट किया। इसके बाद अपनी स्टार्ट होती है क्या, बिगनिंग ऑफ डार्क एज। यहाँ से हमारी डार्क एज स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी डार्क एज स्टार्ट होती है। तो जो रूथलेस रूलर थे ये एक्सपांड होने लगे। ठीक है, देवर बारबेरियस, ये ना बारबेरियंस थे। क्या थे, बारबेरियंस का मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग देवर जंगली। ठीक है, तो उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया कॉमन मैन का। तो नेक्स्ट इज रिलीजियस लीडर्स केम। रिलीजियस लीडर्स का भी आप मतलब कि उनकी भी एंट्री होने लगी। तो रिलीजियस लीडर्स केम एंड टॉक्ड अबाउट इसेंशियल गोल ऑफ लाइफ इज़ टू लीड प्योर एथिकल मोरल लाइफ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए डार्क एज स्टार्ट हो गई। जो रूथलेस रूलर्स थे वो एक्सपांड होने लगे। वो क्या थे, बारबेरियंस थे। रिलीजियस लीडर्स केम एंड टॉक्ड अबाउट इसेंशियल गोल ऑफ लाइफ इज़ टू लीड प्योर एथिकल एंड मोरल लाइफ। ठीक है, चर्च डेवलप्ड एज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। चर्च का भी अब डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका। ठीक है, पोप वॉज द हेड ऑफ चर्च। चर्च का हेड कौन था, पोप था। और ये पोप कौन था, ही अपॉइंटेड आर्क बाइशॉप इन एवरी स्टेट। बाय पोप आर्क बाइशॉप गेव एडवाइस टू रूलर्स। ठीक है, मैनी रूलर्स स्टार्टेड ब्राइबिंग आर्क बाइशॉप। इससे क्या हुआ, करप्शन स्टार्ट होने लगा। जहाँ पे ब्राइबरी, ठीक है, ब्राइबरी मीन्स रिश्वत, तो जहाँ पे रिश्वत की एंट्री हो गई मीन्स वहाँ पर करप्शन की स्टार्टिंग हो गई। ठीक, तो मैनी पीपल रियलाइज्ड इन वेस्ट दैट चर्चेज एंड रूलर्स आर सेटबैक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट एंड फ्रीडम। मीन्स कि जो चर्च थे और रूलर्स थे वो एक तरह से मतलब कि एज अ कैटलिस्ट वर्क नहीं कर रहे थे डेवलपमेंट एंड फ्रीडम के लिए। दे आर एक्टिंग एज नेगेटिव कैटलिस्ट, है ना, जिनकी वजह से सेटबैक हो रहा था, मतलब कि पीछे को वो जा रहे थे, वो आगे को नहीं बढ़ पा रहे थे, वो पीछे को जा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुक लिखी किसके अगेंस्ट, इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट। तो जो इरास्मस करके एक सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने लिखा इन द प्रेज ऑफ फॉली। आप ये बुक के नेम याद कर सकते हो और जब आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएं, अगर एमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी में या फिर डार्क एज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप इन जो थिंकर्स हैं, आप इनके जो इनकी जो बुक्स हैं आप इनको कोट कर सकते हो। ठीक है, इससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। एंड देखते हैं थॉमस मोरे, ये भी एक बहुत फेमस सोशोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक बुक लिखी यूटोपिया। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है अनरियलिस्टिक। इनका कहना ये था कि जो प्रीस्टली क्लास है, मतलब कि जो चर्च के जो प्रीस्ट थे, उनका कहना ये था कि अगर आप चर्च का काम करोगे तो आपको डेथ के बाद साल्वेशन की प्राप्ति होगी, मतलब आपको मोक्ष मिलेगा। तो इनका कहना ये था कि प्रेजेंट लाइफ शुड बी लिव्ड,
मतलब कि जो ज़िंदगी है अभी पहले हमें उसे जीना चाहिए, अदर देन वेटिंग फॉर द साल्वेशन। एंड ही क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइज्ड प्रीस्टली क्लास, उन्होंने प्रीस्टली क्लास को क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, और एक और बहुत फेमस ही मतलब कि बुक है जिसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, एक बहुत ही फेमस सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने लिखा था डिवाइन कॉमेडी, और उन्होंने इसमें कहा कि जो सभी जो प्रीस्ट हैं ना, ये कमेडियंस हैं। क्या ये कमेडियंस हैं? एंड दे ट्राई टू बीफूल्ड पीपल, वो ना लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाय प्रैक्टिसिंग एंड ड्रेसिंग ड्रामेटिकली, मीन्स जगह से ना ड्रामा क्रिएट करना। वो तो उनका कहना ये था कि वो एक ड्रामा क्रिएट करते हैं ऐसे ड्रेस को पहनकर, फिर ऐसी प्रैक्टिस करके, है ना। तो वो उनका कहना ये था कि दे आर फूलिंग पीपल इन नेम ऑफ गॉड। और हाँ, यह आप लाइन याद रखना कि ही डिडंट क्रिटिसाइज्ड गॉड, उन्होंने गॉड को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, बट ही क्रिटिसाइज द प्रीस्टली क्लास, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रीस्टली क्लास को क्रिटिसाइज़ किया। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो जितने भी राइटर्स थे ना, जिन्होंने अगेंस्ट में लिखा था रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के, इनको ना मार दिया गया। ठीक है, तो दिस राइटर्स वर किल्ड बट दे लेफ्ट एंड इंजेक्टेड द न्यू थॉट इन द पीपल्स माइंड। तो वो कहते हैं ना कि मतलब कि उनकी तो डेथ हो गई, लेकिन जो एक थिंकिंग रहती है, जो एक थॉट प्रोसेस रहता है, वो पीपल्स के माइंड में जो लोग थे वहाँ के, उनके वो दिमाग में वो छोड़ के चले गए। ठीक, तो एक कहावत भी है कि पेन इज़ माइटर देन सॉर्ड। ठीक है, ये एक और सोशोलॉजिस्ट हैं, तो इन्होंने एक बुक लिखी है व्हाट डू आई नो। ठीक है, इसका मीन्स ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग नोज वेरी लिटिल अबाउट देमसेल्फ, हर व्यक्ति अपने बारे में ना बहुत कम जानता है। तो ये जो प्रीस्ट्स होते हैं, ये कॉमन मैन को मूर्ख बनाते हैं। ठीक है, दोज स्पीक अबाउट रिलीजन नो नथिंग अबाउट रिलीजन, ये एक अच्छी लाइन है कि जो रिलीजन के बारे में जितना ज़्यादा बोलते हैं वो एक्चुअली कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट में हमने देखा, ये थोड़े हमने सोशोलॉजिस्ट देखे जिन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया था डार्क एजेस के टाइम में, बट उनको किल कर दिया गया था। तो सभी को नहीं, कुछ को। तो ये था आज के लिए कि हमने आज क्या पढ़ा, एमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी का हमने थोड़ा सा मतलब कि बैकग्राउंड देखा, और फिर हमने थोड़ा सा ये समझा कि वाई वॉज सोशोलॉजी एस्टेब्लिश एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन ओनली इन द 19th सेंचुरी, और फिर हमने डार्क एज के बारे में थोड़ा सा देखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो हमारा रेनेसा हुआ था 14th to 17th सेंचुरी के बीच में। तो आप ये सब रिवाइज़ कर लीजिएगा, और आप चाहो तो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये बहुत ही कंसाइज़ हैं, और इसमें बहुत कुछ इंक्लूड किया गया है। कॉन्सेप्ट्स जो हैं सोशोलॉजिस्ट के थ्रू हैं, जो नॉर्मल डेफिनेशन है जिसको आप याद कर सकते हो, तो इसमें ये सब इंक्लूड किया गया है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, एंड आप इन सबको रिवाइज़ करते रहिएगा। जो आपने कल भी पढ़ा था, जो आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, तो आप इन सबको रिवाइज़ करिएगा, बिकॉज डेली आपको रिविज़न करना ही करना है, तभी आपको ये चीज़ें मतलब कि याद हो पाएंगी अच्छे से। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।